and let me off the screen of the video. All right जी, so let's start. Basically जो पहला सवाल अगर आप देखें तो इसमें कहा यह गया है कि फिबोनाची नंबर्स कंप्यूट करने का रिकर्सिव फॉर्मूलेशन लिखें। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट दिस, तो बेसिकली जो इसकी फॉर्मूलेशन बनती है वो क्या बनती है कि मैंने फिबोनाची nth फिबोनाची काउंट करना है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन बताऊं तो वो क्या होती है। सो फिबोनाची n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? व्हाट्स द रिकर्सिव डेफिनेशन? फिबोनाची n इज इक्वल टू Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2. n minus 1 plus Fibonacci n minus 2। ठीक है, ऑलराइट, ये होता है व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, Fibonacci n is equal to n if n is equal to 0 or 1। ठीक है, so basically what does this mean? This actually means कि Fibonacci 0 जो है वो 0 है और Fibonacci 1 जो है वो 1 है। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने बेसिकली ये कोड लिखना है तो ये कोड कैसे लिखेंगे जी बताएं। How will I write this code? Return Fibonacci, हाँ जी बताएं। n minus 1 plus n minus 2। नॉइस आ रही है बहुत, प्लीज बंद कर दो, जवाब देने के फौरन बाद बंद कर दिएगा। ठीक है, Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2। ठीक है, और यहाँ पे हम ये इसकी बेस कंडीशन लिख देते हैं, इफ n डबल इक्वल टू 1 और n डबल इक्वल टू 0 return n। Does it make sense? That's what exactly this Fibonacci number is, Fibonacci computation is। ठीक है, does it make sense? Does it make sense? ठीक है, गुड। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँ कि ये मेरा मेन है और इस मेन को मैं ऊपर लिख देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है और मैं लिखता हूँ Fibonacci ऑफ 5 कंप्यूट करे। ठीक है, ये सी आउट भी कर दे, तो Fibonacci 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 तो 0 तो होता है, फिर 1 होता है, फिर 1 होता है, ये सेकंड हो गया, थर्ड होगा 2 के बराबर, फोर्थ होगा 3 के बराबर, फिफ्थ होगा 5 के बराबर। तो मेक सेंस? और जो सिक्स्थ होगा वो 8 के बराबर होगा। ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? So let's see कि my program gives the correct output or not। ठीक है, let's see। हेल्पर ये है, सॉरी ये मैं पिछली क्लास का ये ना ये प्रोटोटाइप लिखना भूल गया था। जी, so let's talk about this। बिल्ड सक्सीड और फिफ्थ फिबोनाची नंबर 8 आ रहा है जो कि हमारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर नहीं चाहिए, मुझे 20th फिबोनाची नंबर चाहिए, तो ये देखिए आउटपुट होती है 67565। ठीक है, यहाँ तक तो आंसर मेरा ठीक आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे 30th फिबोनाची नंबर चाहिए, आप देखना क्या होता है।
ये आंसर, अभी तक तो आंसर मेरा फौरन ही इन द ब्लिंक ऑफ ए सेकंड आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मुझे आंसर चाहिए 40th फिबोनाची नंबर, look at this, what is happening is कि it is taking too long time, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये देखें जी, इतनी देर ली है और इसमें आंसर आ गया। इफ आई रिटर्न, आपने देखा कुछ सेकंड इसने लिए हैं इसको आंसर कंप्यूट करने में। ठीक है, अगर आप सेकंड्स कंप्यूट करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे टाइम अंडरस्कोर टी की एक वो बनाएं, इसको टाइम 0 असाइन करें। ठीक है, इसको T1 कह देते हैं, और एक और बनाएं टाइम 2, और ये सी आउट कर दें कि T2 माइनस T1। ये बता देगा कि इन नंबर ऑफ सेकंड्स इट टुक हाउ मेनी सेकंड्स। तो बैकस्लैश n took these seconds। ठीक है, so look at this, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जी 11 सेकंड लिए हैं इसने इस प्रोग्राम को कंप्यूट करने में। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। तो ये बेसिकली टाइम 0 बता रहा होता है कि क्लॉक का टाइम इस वक्त क्या है, और बेसिकली जब उसको माइनस करेंगे तो ये सेकंड्स में आंसर देता है। ठीक है, और आपको याद होगा कि टाइम 0 इज व्हाट इज टाइम 0? टाइम 0 इज बेसिकली कि जब पहला माइक्रो कंट्रोलर बना था, फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर से जब बना था, आई थिंक 1960s की बात है शायद, उस वक्त से लेकर टिल नाउ हाउ मेनी सेकंड्स हैव पास्ड। ठीक है ना, ये बेसिकली इसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये बता रहा है कि कितने सेकंड्स गुजरे हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये टाइम 0 हम यूज करते थे एज एस रैंड में सीड भी असाइन करने के लिए। ठीक है, ये देखें यहाँ भी मैंने एस रैंड में भी टाइम 0 के तौर पे यूज किया था। ठीक है, रीड अबाउट इट कि टाइम 0 क्या करता है। टाइम 0 बेसिकली एक बड़ा सा ह्यूज इंटीजर आंसर देता है। ठीक है, अच्छा जी, ये 40th फिबोनाची नंबर दे दिया उसने, 11 सेकंड लिए हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे 40th फिबोनाची नंबर नहीं चाहिए, मुझे 41st फिबोनाची नंबर चाहिए। ठीक है, यू विल सी कि इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। 11 सेकंड पहले लगे थे ना, आप देखते हैं कितनी देर लगती है। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, देखते हैं 1 मिनट में भी आंसर आता है नहीं आता। तकरीबन 17 सेकंड लगे इसको आंसर में। ठीक है, और सरप्राइजिंगली अगर मैं इसे कह दूं ना कि मुझे 50th फिबोनाची नंबर का आंसर बता दे, तो ये सारा दिन बैठा रहेगा और इसका आंसर नहीं लेके आएगा। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, एंड लेट मी टेल यू द रीजन। तो मैंने चलाया हुआ है, प्लीज आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन चल रही है। मैंने तो 50th फिबोनाची निकालने को कहा है, देखते हैं कि आंसर लेके आता है नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये ना एक ये मैंने एक कशमाल प्लीज मेक श्योर कि किसी की आवाज से आती रहे तो वो बंद कर दे। ओके, जी अच्छा, मैं ना आपको ये दिखाता हूँ कैलकुलेटिंग द nth फिबोनाची नंबर। द ऑलराइट जी, जब हम कहते हैं ना कि मुझे फॉर एग्जांपल 10th फिबोनाची नंबर चाहिए, तो बेसिकली होता क्या कि ये 10th फिबोनाची नंबर ऐसे चलता है, ये इसकी कॉल करता है, ये इसकी कॉल करता है, ये इसकी कॉल करता है। ये सबको नजर आ रहा है ना, ये कॉल यहाँ से वापस आती है, ये वापस जाती है, और फिर ये बेसिकली ये पूरा का पूरा ये दोबारा से कॉल जाती है। लेकिन एक मिनट मुझे थोड़ा सा ना देखने दें। फिबोनाची रिकर्शन ट्री। So basically look at this tree जो कि मैंने अभी भी बताने को कहा है, and that's a very important thing to understand कि what is happening।
देखिए बेटा, जब हम कहते हैं ना फिफ्थ सेवंथ फिबोनाची निकाले, तो बेसिकली ये देखें, ये तस्वीर में बता रहा हूँ, ये आपके सामने मैंने ओपन किया है। हमने तकरीबन तकरीबन यही कोड लिखा है कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 2 तो वो रिटर्न कर दे 1। बेसिकली सही तरह कोड नहीं लिखा हुआ, जीरो भी होता है इसके अंदर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये रिकर्सिव कॉल जाती है। जब हम फिबोनाची सेवंथ कंप्यूट करने को कहते हैं तो ये फिबोनाची 6 की कॉल करता है, और एक फिबोनाची 5 की कॉल करेगा। और जब हम कहते हैं फिबोनाची 6 की कॉल करें तो ये 5 और 4 की कॉल करता है, और 5 पे 4 और 3 की कॉल करता है, और इस तरह ये पूरा का पूरा फिबोनाची ट्री बनता है। रिकर्जन ट्री कहते हैं इसको। रिकर्जन ट्री इज द वे रिकर्जन इज एक्सपैंडिंग। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन दिस। व्हाट्स दैट? रिपीट हो रही है चीजें। You are computing the same thing again and again and again and again. तो देखो फिबोनाची 4 जो है वो 1 2 3, फिबोनाची 3 जो है वो 1 2 3 4 5 दफा कॉल हुआ है। और अगर मैं फिबोनाची 50 कंप्यूट किया कर यहाँ पर ट्री ड्रॉ करूँ तो शायद ये इस पेज पे बन ही नहीं सकता। इट विल बी सच ए ह्यूज ट्री कि वो शायद बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाए यहाँ पर। और उसमें इतनी सारी चीज़ें बार बार कंप्यूट हो रही होती हैं कि वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। आउट ऑफ बाउंड इन द सेंस कि इट विल टेक ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि वो, अच्छा बाय द वे, एट ए टाइम इसकी डेप्थ कितनी हो सकती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? एट ए टाइम इसकी डेप्थ कितनी लॉग हो ऑफ एन। सकती? नहीं, कहां से लॉग इन आ गया भाई? कौन कह रहा है लॉग इन? सर डेप्थ की बात की है। लॉग इन कहां से आ गया? एन डेप्थ होगी हमेशा। जी, इसकी डेप्थ हमेशा एन होगी। क्यों एन होगी बताएं जी? क्योंकि -1 हो रहा है कुछ पॉइंट्स पे 2 हो रहा है, तो मैक्सिमम जो है वो -1 हो रहा है हर पॉइंट पे नीचे शाबाश। जाके। तो बेसिकली इसकी जो डेप्थ होगी वो एन होगी। तो अगर मैं 100 फिबोनाची कहता हूं तो इसकी डेप्थ हमेशा 100 हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो डेप्थ होती है वो इसकी होती है, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना, उसकी सबसे ज्यादा डेप्थ होगी। ठीक है। और अगर मैं कोड ऐसे कर दूं, अगर मैं n-1 इधर कर दूं और n-2 इधर कर दूं, तो फिर राइट वाले की डेप्थ सबसे ज्यादा होगी। जी बताएं फाद। सरफराज, जो डेप्थ है वो तो हमेशा n ही रहेगी, और हमें डेप्थ से तो कोई मसला ही नहीं है। हमें तो मसला विड्थ है कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं साइडवेज। एग्जैक्टली। सो डेप्थ का मसला नहीं है, बेसिकली मसला विड्थ का है कि विड्थ इतनी बड़ी हो जाती है, और एट ए टाइम इसकी विड्थ जो है वो कितनी होती है। वे रिकर्जन है ना, तो बेसिकली ये क्या हुआ कि बेसिकली इतना पोर्शन चल रहा होता है। ये फिबोनाची 5 अभी तक चला नहीं है, ऊपर नहीं हुआ। एक्सपोनेंशियल हो रहा है। एक्सपोनेंशियल नहीं हो, एक्सपोनेंशियल तो आई मीन एक्सपोनेंशियल तो उसकी वैसे एक ओवरऑल जो नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे इस ट्री के, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल होंगे। लेकिन डबल लाजमी नहीं है बेटा, डबल लाजमी नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इतना आसान काम नहीं है। इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट 1.61 टू द पावर n होती है। द थिंग इज के ये जो फिबोनाची की आपने ये निकाली है, ये इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। दैट्स व्हाट वी आर केयरफुल अबाउट, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है। सो द थिंग इज के द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक श्योर कि वो चीजें जो बार बार कंप्यूट हो रही हैं वो बार बार कंप्यूट ना हो। समझ में आ गई बात? और उसके हम दो तरीके पढ़ेंगे आज। वी विल लर्न 2 ways to handle this very very important things, जो कि हम आज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, और आइडिया बहुत सिंपल है। और आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि ये जो हमने था ना, इसका मैं नाम रख देता हूं फिबोनाची स्लो। ठीक है। और ऑफ कोर्स ये फिबोनाची स्लो कॉल करेगा, ये भी फिबोनाची स्लो कॉल करेगा। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं जिसका नाम है फिबोनाची फास्ट। बेसिकली इसे कहते हैं मेमोइज्ड। मेमोइज्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज ये मेमोरी यूज करता है। और आइडिया बहुत सिंपल है, और वो ये है कि अगर कोई भी वैल्यू मैं कंप्यूट कर चुका हूं तो मुझे दोबारा कंप्यूट नहीं करनी चाहिए। So what I will do is I will going to make an array of how much size? I will going to make a vector int
वीज, ठीक है, और यहां मैं रख देता हूं n+1 साइज का, और इसको इनिशियलाइज करवा देता हूं 0 से, ठीक है, एक्चुअली नॉट 0, -1 से इनिशियलाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जिसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो बेटा इसके इस वेक्टर के इंडेक्सेस कहां से लेकर कहां तक होंगे? 0 से लेकर n+1 नहीं n तक। n+1 तो उसका साइज है ना, तो उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से लेकर n तक होंगे, ठीक है। ओके और हर जगह पे -1 पड़ा होगा। अब हम एक काम करते हैं जाके, और काम ये करते हैं कि सबको हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पे ना हम फिबोनाची मेमोइज्ड, यहाँ पे हम रिटर्न लिखते हैं, हेल्पर लिखते हैं, इसको भी हम एम ही भेज देते हैं, और इसमें ना ये हम वेक्टर भी पास कर देते हैं। प्लीज मैं यहाँ पे जानबूझकर कुछ गलतियां करूंगा, आप में से किसी को गलती नजर भी आए तो वो इग्नोर करे और खामोश रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप एक इंट लिख रहा हूँ, ये फंक्शन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये लिखता हूँ, और यहाँ पे इंटीजर n लिखता हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये रिटर्न यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्या करता है, ये आते के साथ ही पहले चेक करता है कि जी कौन सा इंडेक्स है। सो इफ n = 0, सो एक्चुअली नहीं, n = 0, सो बेसिकली यहाँ पे ये बनाता है इंटीजर r स्टैंड फॉर रिजल्ट, जिसकी वैल्यू है -1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है तो ये काम करता है, और वो क्या करता है, r = n असाइन कर देता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक काम करता है वो ये कि यहाँ पे वो एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि ऊपर किया था, जो कि क्या है, ये कंप्यूटेशन जो की थी इसने, एग्जैक्टली सेम कंप्यूटेशन ये भी करता है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि वो यहाँ पर ये कॉल करता है, ठीक है। अब ये कॉल करेगा तो बेसिकली इसको ये वेक्टर भी साथ ही भेजना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वेक्टर भेज देता हूँ, ठीक है। वेक्टर भेजने का मकसद क्या है, वो ये बेटा कि बेसिकली ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आर में, और हम एक काम कर देते हैं वो ये कि ये जो वेक्टर में n जगह पे ना जाके हम ये आर रखवा देते हैं, और हम रिटर्न करवा देते हैं वीज का nth इंडेक्स। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि बेसिकली बाय द वे ये सारी चीजें इकट्ठी भी लिखी जा सकती थी, कि मैं यहां से इसको हटा देता, ये मैं यहां लिख देता, और यहां मैं ये लिख देता, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने रिकर्सिव कॉल किया, रिकर्सिव कॉल करने के फौरन बाद इसको ना इसमें सेव भी कर दिया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और यहां भी मैंने यही काम किया, बेसिकली यहां पर भी मैंने ये कर दिया, ठीक है, और यहां पे हमने रिटर्न भी करवा दिया, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि नॉट ओनली आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू बट आई हैव आल्सो सेव इट, और इस बेस कंडीशन में मैं एक और बेस कंडीशन का इजाफा कर देता हूं, और वो ये है कि वीज के पहले nth इंडेक्स पे जाके चेक करो क्या वो वैल्यू -1 के बराबर तो नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न करवा दो वेक्टर की nth वैल्यू। डज इट मेक सेंस? Does it make sense? So what I have done, let me say it again in front of you, ये सारी चीजें इकट्ठी देखो। मैंने एक अरे बनाई जो कि है n+1 साइज की, सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। आते के साथ ही मैंने बेस कंडीशन चेक किए कि जिस nth वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं वो कहीं मैंने पहले कंप्यूट तो नहीं की हुई। अगर पहले कंप्यूट की हुई है यानी -1 नहीं है वो, तो वो वही वैल्यू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। शुरू में तो कोई भी वैल्यू कंप्यूट नहीं की हुई, तो सभी जगह -1 लिखा होगा, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहता है हाँ भाई बेस कंडीशन हिट तो नहीं किया। अगर बेस कंडीशन हिट किया है तो वो कहता है कि हाँ भाई अगर हिट किया है तो बेसिकली उस nth इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर भी करवाओ
और वो रिटर्न भी करवा दो। ये बात समझ आई? इसमें और ऊपर वाले में कोई फर्क है? इसके कोड में और ऊपर वाले के कोड में कोई जरा बराबर भी फर्क है? इंस्टेड ऑफ जस्ट वन थिंग, ठीक है, मेमो इज देयर, है ना? कोई फर्क भी नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज के ये जो हमने ऊपर वाला बनाया है, बाय द वे देखो अभी तक आंसर नहीं आया इसका, अभी तक आंसर नहीं आया, ये देख रहे हैं आप जी? बाय द वे ये देखें, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर वैल्यू वो पहले सेव करवा देता है, यानी कंप्यूट करने के फौरन बाद उसको सेव करता है और कहता है कि भाई अगर सेव की हुई वैल्यू है तो यहाँ भी, और जब दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी तो वो कहेगा यार आप देखो पहले चेक कर लो कि कहीं ये वैल्यू पहले मैंने कंप्यूट तो नहीं की हुई है, कंप्यूट की हुई तो यहीं से रिटर्न कर देता। ये बात सुनाई? अच्छा जी, आप इधर आ जाए वापस। ये ना मैं इमेज करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर मैं MS पेंट छोड़ो, मैं पावर पॉइंट में लेके जाता हूँ उसको। चलें जी, ये देखें, ये मेरी एक इमेज है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, ये मेरी फिबोनाची की ट्री है, ठीक है। मैं इसको ये फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और शो प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो बेसिकली ये मेरा पेन है, लेज़र पॉइंटर या पेन देख लेते हैं। सबसे पहले वो इसकी कॉल करेगा, ये कॉल इसकी कॉल करेगा, ठीक है। बाय द वे अभी तक ये कॉल नहीं हुई, ये वाली कॉल अभी वेटिंग पे है, ठीक है। हाँ जी, ये करेगा, ये बेसिकली इसे कॉल करेगा, यहां से कॉल इधर आ चुकी है, ठीक है। यहां से कॉल इधर आ चुकी है, ठीक है, और ये भी चलेगा। डजंट मेक सेंस? अच्छा, यहां से कॉल यहां आएगी, ठीक है। बाय द वे ये दोनों के दोनों भी वेटिंग पे लगे हैं, तो ये स्टैक पे पड़े हुए होंगे, ठीक है, जैसे कल हमने देखा था। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ ये, ठीक है। ये भी वेटिंग पे है, ये आया, इसने इसको कॉल की, इसने इसको कॉल की, ठीक है। डजंट मेक सेंस? ये फिबोनाची 2 जो है ये भी मजीद नीचे कॉल करेगा, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली यहां पर जब फिबोनाची 1 आएगा, जब फिबोनाची 1 आएगा, ये बेसिकली क्या करेगा, उस अरे में वैल्यू सेव कर देगा, ठीक है। डजंट मेक सेंस? अच्छा, अब जब वो यहां पर ये वाली रिकर्सिव कॉल करेगा, ये वाली, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि उसने आके चेक करना है कि हाँ भाई फिबोनाची 1 में कंप्यूट करूं या दोबारा से, या पहले कंप्यूट हुआ है। तो अगर आप इसका कोड देखें तो वो पहली इफ चला देगा इसकी, इसका मतलब है यहीं से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है इसके नीचे कॉल नहीं जाएगी। अच्छा जी, यहां से वो 1 और 2 कंप्यूट करता है जो कि 1 1 है, यहां से आंसर, दोनों का आंसर आता है, फिबोनाची 3 कंप्यूट करता है जो इन दोनों का सम होता है, और ये रिटर्न होगा यहां से, क्या लेके आएगा, 3 लेके आएगा, और यहां पे फिबोनाची 2 की कॉल जाती है, लेकिन फिबोनाची 2 अब वो कंप्यूट कर चुका हुआ है और यहां पे उसने सेव भी करा दिया था। डजंट मेक सेंस? तो यहां से क्या मजीद कॉल जाएगी आगे? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फिबोनाची 2 वो पहले ही कंप्यूट कर चुका हुआ। ये बात समझ? सो इन ए वे ये जो फिबोनाची 3 है, जब इसकी बारी आएगी तो यहां से नीचे कॉल जाएंगी, ये कॉल नहीं जाएगी, ये कॉल नहीं होगी, ये कॉल भी नहीं होगी। ये फिबोनाची 4 के ऊपर जब आएगा तो इसके नीचे ये कॉल नहीं होगी, ये कॉल नहीं होगी। सिमिलरली फिबोनाची 5 के ऊपर जब आएगा तो बेसिकली ये वाली कॉल नहीं होगी। सो इन ए वे जो कैलकुलेशन होती है वो इस पूरी ब्रांच की होती है, ये वाली पूरी की पूरी ब्रांच की होती है,
ठीक है। और जब ये यहां से वापस आता है तो जो अपनी राइट वाली ब्रांच है वो कभी भी ओपन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका वहीं पर आंसर मिल जाता है। सो इन ए वे इट गोज n लेवल डाउन, और ये वाली जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाती है। तो n प्लस n 2n में उसका आंसर आ जाता है। ये बात सुनाई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सर फॉर एग्जांपल अगर मैं n-2 को लेफ्ट साइड पे पहले रखता हूँ, क्या? हाँ, तो फिर उस केस में तो ये वाली ब्रांच चलना शुरू हो जाएगी, यानी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। और सेम आइट्रेशंस होंगी वहाँ से। यस यस। सो इट मींस बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज कि ये बेसिकली n लेवल पहले नीचे आता है और फिर ये ऊपर जाता है, लेकिन दोबारा आगे वाली ब्रांच नहीं खोलता, क्योंकि उसका आंसर कंप्यूट कर चुका होता है और वो आंसर सेव भी कर चुका होता है। इसे कहते हैं मेमोराइज्ड फिबोनाची वर्जन। ओके। अच्छा, बाय द वे ये मैंने कोड जो लिखा है ना, मैं इसे चलाऊंगा, देखना आंसर नहीं आएगा, एंड देयर इज अ रीजन। मैंने अब फिबोनाची कॉल किया है, फिबोनाची मेमोराइज्ड, और इसकी जगह मैं फिबोनाची मेमोराइज कर देता हूँ और इस पर 50 भेज देता हूँ। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज कि इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था अब, क्योंकि ये 2n में आंसर दे रहा है अब, लेकिन ये आंसर अभी भी नहीं आएगा। एंड लुक एट द रीजन। सॉरी, अब बाय द वे अब मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ कि अभी तक इसका आंसर नहीं आया। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज कि मैं अब ये कॉल करता हूँ और यू विल बी सरप्राइज कि इसका भी आंसर नहीं आएगा। और आंसर क्यों नहीं आ रहा मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहां गया, फिबोनाची 50 कंप्यूट करने का, 50 छोड़े, मैं 7 की बात करता हूँ, 7 की बात करता हूँ। ठीक है। फिबोनाची 7 में होना तो ये चाहिए था कि फिबोनाची 7 में मैं जब कंप्यूट करने को कहता हूं तो ये F11 इसके अंदर आया, ये इसके अंदर गया, जी इधर देखें जी, ये फिबोनाची 7 की कॉल गई जी। इस वक्त सारे के सारे वेक्टर में आपको -1 नजर आ रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं जी। यहां पर हमने F10 प्रेस किया, यहां पर हमने F10 प्रेस किया, ये रिकर्सिव कॉल गई है। ठीक है। तो बेसिकली ये रिकर्सिव कॉल जाएगी, ये चली गई, ये 11 कॉल की, इसने कॉल की होगी n इज इक्वल टू किसके लिए? 6 के लिए। डू यू एग्री? यही होगा ना? क्यों? क्योंकि अभी तक पहले ये चलेगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी, उसकी बारी तो बाद में आनी है। ठीक है ना? तो पहले ये कंप्यूटेशन खत्म होगी तो ही अगले वाले की बारी आएगी। डू यू एग्री? पहले ये कंप्यूटेशन बताओ या अभी रहने दो? क्या? बताओ या रहने दो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां आ गए, ये इसने दोबारा से कॉल की, ओह शिट, सॉरी मैंने गलती से शिफ्ट F11 दबा दिया। F11 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 शिट, मैंने गलती से F10 प्रेस कर दिया तो इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाता है। F11 ब्रेक पॉइंट लगा दें। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। नहीं, मैंने लगा ब्रेक पॉइंट। मैं यहाँ पे F11 प्रेस किया, मैंने F11 F11 F10 F10 F10, और ये कॉल गई है मेरे, इस वक्त n की वैल्यू 7 है, और आप देखते जाएं प्लीज, ये कॉल करेगा। मैंने यहीं पर डिबग पॉइंट भी लगा दिया है जस्ट इन केस, बल्कि मैं इधर लगा देता हूँ। ये देखिए जी, ये n इज इक्वल टू 7 के लिए कॉल गई हुई है, ये n इज इक्वल टू 6 के लिए कॉल करेगा, ये n इज इक्वल टू
ये n इक्वल टू 5 के लिए कॉल करेगा, ये n इक्वल टू 4 के लिए कॉल करेगा, फिर n इक्वल टू 3 के लिए कॉल करेगा। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर वो इजाफा होता जा रहा है, स्टैक जो कॉल स्टैक है ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। इसको किधर रखते हैं, इधर 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 नहीं, इधर इधर नहीं, किधर गया, इधर। यार ये कैसा था यार, डैम इट मैन। चले मैं इसको इधर ही रख देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यू कैन एक्चुअली सी के कॉल स्टैक बड़ा होता जा रहा है, ठीक है जी। इस वक्त n की वैल्यू, यार यहाँ से कैसे गायब हो गए, ये रहा लोकल। आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 3 की कॉल गई हुई है, और ये n इज इक्वल टू 2 की कॉल आ गई, एक और इजाफा हो गया, n इज इक्वल टू 1 की कॉल आई हुई है, ठीक है। अब 1 वाला क्या करता है कि जब मैं F10 प्रेस करता हूं तो इसको इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ये V's के अंदर इसको रखना चाहिए था, कहां पर, 1 के ऊपर 1 रखना चाहिए था, है ना। ये देखें जी, इसने 1 के ऊपर 1 रखा। ये देखें जी, ये वेक्टर जो है ये इसका चेंज हो गया या नहीं हुआ, लास्ट के ऊपर क्या आ गया, अच्छा ये देखें वापस आ गए। और अब अगर मैं देखूं तो होना तो ये चाहिए था कि 1 के ऊपर 1 आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर क्या पड़ा बेटा, होना ये चाहिए था कि 1 जो है वो मैंने रखवा दिया है तो वो उसके ऊपर वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई। कैन यू टेल मी द रीजन। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने 1 लिखा, बाय रेफरेंस क्यों नहीं भेजा? एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बाय रेफरेंस नहीं भेजा तो उससे नतीजा ये निकला है कि बेसिकली जो अरे है वो एक हमेशा वेक्टर नई कॉपी बनती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि चीजें जो हैं वो उसमें रखी जाती हैं लेकिन यहाँ पे सेव नहीं होती, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो लेट मी स्टॉप डिबगिंग, और अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं 50th फिबोनाची के लिए इसको आंसर लिखने को कहता हूँ, 50th फिबोनाची के लिए ये मैंने ब्लिंक ऑफ ए सेकंड तुम्हें आंसर दे देगा। अच्छा ये आंसर माइनस में आ रहा है, कैन यू टेल मी द रीजन के माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए, ओवरफ्लो कर गया। सर वैल्यू ओवरफ्लो काफी बड़ी ओवरफ्लो हो रहा। ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो होने की मेन वजह यह है कि बेसिकली ये जो हमने वेक्टर बनाया था इसको हमें अगर हम लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दें जो कि 8 बाइट का होता है, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पर भी इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। और इसकी रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एंड लेट मी एग्जीक्यूट माय प्रोग्राम नाउ। एक मिनट, कहीं और गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, हाँ ये जो ये फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप इंट लिखी हुई है, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए। ये देखिए ये आंसर आ गया, ये होता है आपका 50th फिबोनाची नंबर। एंड लुक हाउ मच टाइम इट टुक 0 सेकंड। एंड यू विल बी सरप्राइज कि अगर हम पुराने वाला फिबोनाची का फंक्शन कॉल करें तो वो एक दिन में भी आंसर नहीं लेके आएगा। इसको आप एक दिन चलाते हैं ना एक्सपेरिमेंट को, वो आंसर नहीं आएगा उसका, और इसको कितनी देर लगी है, 0 सेकंड लगी है। दैट्स द पावर ऑफ आंसर सेविंग या मेमोराइज्ड वर्जन ऑफ रिकरियन। सर इसकी जो सा मतलब के एफिशिएंसी वो आइटरेटिव से जितनी है। अच्छा थोड़ा रुक जाओ उसके ऊपर। अच्छा बेटा ये जो मैंने काम किया है ना, ये जो मेमोराइज फिबोनाची हेल्पर है कि थ्रू किया है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 1000वां फिबोनाची नंबर ला के दो, अच्छा चलो अगर मैं लेट से लॉन्ग लॉन्ग की जगह एक और होता है ह्यूज इंटीजर की क्लास, याद है आपने एल्गो में बनाई थी, पीएफएक्स में बनाई थी, ह्यूज इंटीजर की क्लास हमने बनाई थी। तो इमेजिन करो कि आपके पास नंबर्स बहुत बड़े बड़े आप रख सकते हैं किसी की तरह,
और मैं कहता हूं मुझे 1000 फिबोनाची नंबर बताओ, तो प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर तो ले आएगा, लेकिन ना देयर इज ए प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि जो स्टैक होता है ना, ये जो स्टैक होता है वो हमेशा एक फिक्स साइज का होता है। फिक्स साइज इन सेंस कि आपका ना एक हद से ज्यादा अगर स्टैक बड़ा हो रहा हो ना, तो वो आपको अलाउ नहीं करने देता। ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये पागल हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मुझे 2000 फिबोनाची नंबर बताओ, और वो कंप्यूट करने के लिए जाएगा, तो होगा ये कि ये इतनी ज्यादा रिकर्सिव कॉल होगी कि ये पैक हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए जी, एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम है इंट मल्ट, और मल्ट का नाम है इंटीजर x इंटीजर y। x मल्टीप्लाई बाय y निकालना है, ठीक है ना। आप रिटर्न, हाँ जी, x मल्टीप्लाई y कैसे निकालते हैं? अगर एडिशन के थ्रू करना हो तो x प्लस मल्ट क्या आ जाएगा, बताएं मुझे, y माइनस 1, ऐसी होगा। और इफ y डबल इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 0। डू यू ऑल अग्री विद दिस प्रोग्राम? जी सर। अच्छा आप सुने बात और से, मैं ना इसको प्रोग्राम को कहता हूं कि सी आउट करे मल्ट 2 इंटू 1 को शिफ्ट करे कितनी दफा, 30 दफा, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज दिस? ये होता है शिफ्ट लेफ्ट, असेंबली में भी आपने पढ़ा होगा शिफ्ट लेफ्ट। तो बेसिकली ये देखो, मैंने ये एक नंबर बनाया a, इंटीजर बनाया a, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 2, और एक नंबर बनाया मैंने b, जिसमें वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया 2 रेज़ टू पावर 31, 2 रेज़ टू पावर 29 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब 29 कैसे मैं ऐसे तो नहीं स्टोर कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखने का तरीका कार ये होता है कि 1 शिफ्टेड 29 टाइम। ये जो होता है ना, इसे कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। असेंबली लैंग्वेज में याद है पढ़ी थी, शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन थी, ये वो है। तो बेसिकली शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 रेज़ टू पावर 29 का मतलब है y इक्वल टू 1 पे बेस केस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो 0 रिटर्न करता रहेगा। 0 पे दोबारा से चला जाएगा ना, ये तो 0 ही आता रहेगा, क्यों? 1 आना चाहिए, x भी 0 ही है। अच्छा ठीक नहीं, है, प्लस हो रहा है ना। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो उससे जुड़ेगा। अच्छा मैंने अगर ये करूं तो ये देखो, बाय द वे इसको मैं छोटी कीबोर्ड पे चला के देखूं, ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ये देखें जी, a को मैं 2 रखता हूं और b को मैं 64 करता हूं। ये देखें, ये मेरा आंसर क्या आता है। एक मिनट, इसको मैं रिटर्न 0 कर देता हूं, और ये देखें जी, मेरा 128 आंसर आएगा। आ रहा है आंसर, ठीक है ना। उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मेरा चल तो ठीक रहा है, लेकिन अब देखना अब क्या होता है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू ये कर दूं 2 शिफ्टेड नहीं 1 शिफ्टेड 29 टाइम, और अब मैं इसे चलाता हूं, देखना क्या होता है। प्रोग्राम क्रैश हो गया जनाब। ये देखें, मेरे एक प्रोग्राम ने आउटपुट ही नहीं दी। बेसिकली हुआ ये है कि प्रोग्राम क्रैश कर गया। अगर मैं इसको डीबग मोड में चलाऊं तो ये आपको यहां पे नजर भी आएगा। ये देखें, ये क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये पढ़ें प्लीज। स्टैक ओवरफ्लो। बेसिकली प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये रिकर्जन कॉल गई है, इतनी दफा कॉल गई है कि ओएस ने समझा ये कोई वायरस है, और ओएस ने कहा चल बाहर हो पुत्र, मैं तो तुझे हैंडल नहीं करने दूंगा। ये बात समझ। सो बेसिकली ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, ये इतनी ज्यादा स्टैक पर बार बार पुश हो रहा है कि बेसिकली इट विल गोइंग टू क्रिएट ए स्टैक ओवरफ्लो बग। ये बात समझ। सो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन का एल्गो बनाया है, ये इतना अच्छा नहीं है, इसको हम बेहतर बनाते हैं। इसके प्रॉब्लम है, एक तो नजर आ गया आपको कि स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है ना। अगर बी बहुत बड़ा हो जाए तो देन इट्स ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाए, ये है, इसको मल्ट से कहते हैं, स्लो मल्ट। हम जो बात करेंगे वो इसका नाम होगा इंट फास्ट मल्ट।
जो भी x पास होता है इंटीजर y पास होता है, ठीक है। और मैं अभी आपको इसका आइडिया बताता हूं, इंतहाई कमाल आइडिया। और आइडिया कुछ ये है, एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा अब फास्ट मल्ट जो आइडिया जो है ना वो ये है कि वो करता क्या है कि बेसिकली हेयर इज द आइडिया कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 करना था ना, या 2 नहीं, इसको हम 5 कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना होता है? बेटा कितना होता है यार, बता दो यार, कुछ नहीं होता। 320, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब वो करता क्या है, वो करता कुछ इस तरह का काम है। वो करता ये है कि बेसिकली एक आर बनाता है, ठीक है, और आर में ना 5 रख देता है, और एक सी बनाता है जिसमें वैल्यू 1 रख देता है, ठीक है। एंड लुक एट दिस, जो कोड है ना जो वो लिखता है वो इंतहाई सिंपल कोड है। वो करता है आर प्लस इक्वल टू आर, यहां लिखता है सी प्लस इक्वल टू सी, दैट्स इट। अच्छा इसके सिर्फ इसके लिखने से क्या होगा, लेट्स ट्राई टू डीबग इट। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि आर के अंदर क्या वैल्यू होती जाएगी, बताया मुझे। आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10, और सी में कितना आ जाएगा, 2। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 निकाल लिया हुआ है। आगे देखें, दोबारा से ये लाइन चली, ठीक है, दोबारा से ये लाइन चली, मैं इसको थोड़ा सा आई कर देता हूं, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 20, और c प्लस इक्वल टू c का मतलब है c इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। Isn't it this? R is basically holding x multiplied by c. R is basically holding x dot c. So x is basically holding this, x is holding this. आगे आ जाओ, R is equal to कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, c is equal to 8, R is equal to 80, C is equal to 16, R is equal to 160, C is equal to 32, R is equal to 320, C is equal to 64. I am done, है ना। So if C double equal to क्या हो जाए, Y के बराबर आ जाए, ब्रेक कर दो। ये बात सुनाई, इसका मतलब आई एम डन, है ना। पहले मुझे ये बताओ कि इस तरीके से करने से मेरा कितने स्टेप लगेंगे। लॉग एन, लॉग एन, वाई लॉग एन, लॉग एन नहीं, मुझे एक्स और वाई की फॉर्म में बताओ। तो लॉग वाई स्टेप्स लगेंगे। एक्सेलेंट, लॉग वाई स्टेप लगेंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली उसने 1 से शुरू किया और कहां तक गया है, 1 2 4 8 16 करते करते वो कितनी देर में y तक पहुंचा है, log y स्टेप तक पहुंचा है। So in only log y step I will be able to find multiplication. जो पुराने एल्गो में ये जो स्लो मल्टीप्लाई था, ये कितना टाइम ले रहा था, इसको अगर आप देखें तो O ऑफ y, एक्सेलेंट, ये O ऑफ y स्टेप ले रहा था, और ये कितना स्टेप ले रहा है, ये ले रहा है O ऑफ y टाइम। बात समझ। लेकिन एक छोटी सी बात है जो याद रखने की है यहाँ पे, वो ये कि व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 88 करना था,
आप क्या करेंगे? अब आगे चलें, आप क्या करें? मसला यह है कि अगर मैंने अब r को डबल किया ना तो ये हो जाएगा 640 और ये हो जाएगा c इक्वल टू 128, which is a problem. This is not allowed. This is wrong. Why? Because अब अगर मैंने डबल किया तो मैं तो अपनी रिक्वायर्ड y से ऊपर चला जाऊंगा, है ना? ये सबको समझ में आई बात? यानी अगर मैं c को डबल करूं और वो y से बड़ा हो जाए तो आई हैव टू डू समथिंग एल्स. Everybody understand what is happening? Everybody understand what is happening? कि ये मैं नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैंने डबल किया तो c की वैल्यू 128 हो जाएगी. इसका मतलब है आपने रिजल्ट में एक ऐसी वैल्यू कंप्यूट कर ली है जो कि आपकी रिक्वायर्ड से बड़ी वैल्यू है. क्योंकि बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाय 88 जो होता है वो 440 होता है और आपने 640 कंप्यूट कर लिया हुआ है, जो कि बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 128 होता है. तो ये तो बड़ा मसला हो गया. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं और काम इतना कोई खूबसूरत काम है और वो ये है, कैन आई से द फॉलोइंग कि बेसिकली what is my answer? My answer is r plus fast mult. दोबारा कॉल करो. So if c plus c become greater than y तो उस केस में स्टॉप हो जाओ. यहां पर तुम क्या करो, ये रिटर्न कर दो, रिटर्न r प्लस फास्ट मल्ट. दोबारा कॉल करो, इसमें x आएगा. कितना मल्टीप्लिकेशन का आंसर अभी तक कैलकुलेट करना बाकी है? मैंने बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 64 निकाल लिया हुआ है. कितनी एडिशन करना बाकी है? y minus 64 y माइनस c. वाह जी वाह, कमाल हो गया. You understand what I'm saying? What a simple and elegant idea. So let me write the recursive code now in front of you. It says the following. कहता है int r is equal to 0 नहीं बेसिकली x. ठीक है, यहां मैं बेस कंडीशन लगाता हूं, वो ये if y डबल इक्वल टू 0 तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे 0. ठीक है, अगर ये है और c लिखे, c की वैल्यू 1 कर दे. अच्छा, बाय द वे मैं ना इसको जानबूझ के लॉन्ग कर देता हूं ताकि 8 बाइट वाला हैंडल हो जाए केस. ठीक है, और ये भी लॉन्ग कर देते हैं, इसको भी लॉन्ग कर देते हैं. ठीक है, और यहां करते हैं while c प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू y. जब तक इसके लेस देन और इक्वल टू है तब तक चलता जाए, करेगा कुछ भी नहीं. r प्लस इक्वल टू r, c प्लस इक्वल टू c. वाह जी वाह, कमाल हो गया. रिटर्न r प्लस, हाँ जी बताएं जी, फास्ट मल्ट. यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा x वही का वही रहेगा और y की जगह हो जाएगा y माइनस c. दैट्स इट, वी आर डन. एंड लुक एट दिस, वो एल्गो जिसको ये करने में इतनी देर लगी थी, अब इसी को हम सी आउट करवाते हैं. किससे? फास्ट मल्टीप्लिकेशंस. Look at this. You have got your answer within a blink of an eye. Within a blink of your eye. ये बात सुनाई. और ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक निकाला या नहीं निकाला. ठीक है, सो लुक एट दिस जी. 2 साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आना, कैसे लेके आते हैं? 2 साइंटिफिक
हाँ जी, 2 की पावर हो जाएगा 29, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आंसर आता है, और ये आंसर बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो दिस इज व्हाट फास्ट मल्टीप्लिकेशन मीन। ठीक है, इसी तरह देयर इज समथिंग कॉल्ड फास्ट डिवीजन। बाय द वे पहले सिंपल डिवीजन करते हैं। सो इंट डिवीजन, डिवीजन एक है जो रिमाइंडर बताएगा जी, एक है इंटीजर डिवीजन, और एक है क्वोशंट बताएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में डिवीजन कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं। ठीक है, क्या करते जाते हैं, कब तक सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वो ये है कि अगर आपको कहा जाए कि 105 डिवाइडेड बाय 10 निकालना है, या डिवाइडेड बाय 11 निकालना है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 105 में से माइनस करो 11, तो कितना आ जाता है, 94 आ जाएगा। और कितनी दफा माइनस कर दिया आपने, एक दफा माइनस कर दिया, फिर 94 में से माइनस 11 कर दिए, कितना आ गया, 83 आ गया। बेसिकली ये बन जाएगा 2। फिर कितना हो जाएगा, 83 में से माइनस कर दिया 11, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा 3 कि कितनी दफा माइनस कर दिया भाई। यही करते 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 आखिर में क्या बच जाएगा, आखिर में बच जाएगा 6, और यहां बच जाएगा 9। इसका मतलब है बेसिकली अब जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई है वो लेस देन क्या है, लेस देन वो है जिससे तुमने डिवाइड किया है। अब अगर वो लेस देन रह जाए तो जितनी दफा आपने माइनस किया होता है दैट इज कॉल्ड क्वोशंट, और जो आखिर जो बच जाता है जो कम वैल्यू उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज हाउ डिवीजन इज डिफाइंड। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडर जी। सर ये डिवीजन वाला प्रोसेस दोबारा तो मेरी लाइट चली गई थी, मुझे रिकनेक्ट करना पड़ा। डिवीजन का मतलब होता है बेटा कि बेसिकली एक चीज आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, इतनी दफा सब्ट्रैक्ट करें कि या तो वो वैल्यू खत्म हो जाए, या वो सिर्फ उतनी वैल्यू रह जाए जो कि उस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम, जिससे उससे कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तुम 5 लोग हो और तुम्हारे पास 19 टॉफियां हैं, तो आपने इक्वली डिवाइड करनी है। क्या करनी है, इक्वली डिवाइड करनी है। तो हर एक में कितनी कितनी टॉफियां आएंगी, 3-3। 3-3 कैसे निकाला तुमने, एक दफा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी 15 में पूरी आ तुमने, जाए जी। एक दफा तुमने डिस्ट्रीब्यूट की एक एक करके, तो इसका मतलब एक दफा हो गई है डिवीजन। फिर आप दूसरी दफा सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 की, तो कितना रह गया, 9 बाकी रह गया, तो 2 सबको मिल गई है। फिर आपने तीसरी दफा जब 5 माइनस किया, इसका मतलब है कि आपने हर एक को दोबारा 5 एक एक दे दिए हैं, तो 3 दफा डिवीजन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। अब आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल डिवीजन होनी थी, इक्वल डिवीजन अब नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि बेसिकली 4 रिमाइंडर रह जाएगा और 3 इसका क्वोशंट आ जाएगा, यानी 3 तो बराबर बराबर डिवाइड हो गई हैं और 4 क्या आ गया, उसका रिमाइंडर आ गया। तो जब मजीद डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके तो उस वक्त आपका काउंट बता रहा होता है कि कितनी दफा आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी हुई है, वो बता रहा था क्वोशंट, और जो बाकी रह जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये बात सुन, दिस इज हाउ डिवीजन इज डिफाइंड। ओके, अच्छा अब आपने बेसिकली क्या करना है, इस ऊपर वाली जो डेफिनेशन है इसको यूज करते हुए, सो डिवीजन्स डेफिनेशन को यूज करते हुए बेसिकली बेटा आपने करना क्या है, आपने ये दोनों फंक्शन बनाने, डिवीजन रिमाइंडर और डिवीजन क्वोशंट। ठीक है, ये होंगे स्लो वर्जन्स। सो स्लो डिवीजन रिमाइंडर और स्लो डिवीजन, ये आपका आज का क्विज है, मैं बता रहा हूं पहले आपको।
तो साहब डिवीजन रिमाइंडर डिवीजन क्वेश्चन ने क्या करना है? डिवीजन रिमाइंडर ने रिमाइंडर बताना है, यानी 6 आंसर दे देगा। अगर एक्स में मैं क्या पुट कर दूं, अगर मैं इसे कॉल करता हूं इस तरह से, अगर मैं स्लो डिवीजन रिमाइंडर को इस तरह कॉल करूं कि यहां पे मैं 105 लिखूं और यहां मैं 11 लिखूं, तो ये रिटर्न करेगा क्या? ये रिटर्न कर देगा 6, क्योंकि 6 रिमाइंडर आता है। और अगर मैं स्लो रिवीजन कोशंट को कॉल करूं और यही 105 और यहां पे 11 भेजूं, तो ये रिटर्न कर देगा क्या? रिटर्न कर देगा 9। ठीक है, दोनों में बस एक ही लाइन की चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलें जी, ये तो है स्लो डिवीजन और स्लो मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक यू कैन इजीली डू इट। अब आते हैं फास्ट डिवीजन की तरफ। सो फास्ट डिवीजन, ठीक है, ये आपका क्विज है, प्लीज ये याद में रखें, 11 बजे तक रात को आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, फास्ट डिवीजन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। इंटीजर x, इंटीजर y। ठीक है, अच्छा, अब असल में अगर तुम देखो तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने बेसिकली आइडिया ये है कि हम डिवीजन करें तो स्टार्ट हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या किया था बेटा हमने? फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम उसे क्या करते गए? डबल करते गए थे, है ना? क्या करते गए थे? डबल करते गए थे। यहां पर भी कुछ इसी तरह का ही काम करते हैं, और वो हम ऐसे करते हैं। सो लेट मी गिव यू एन आइडिया एंड यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद दिस। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू राइट एन आर, जिसमें मैं रखूंगा 11 और यहां मैं रखूंगा कोशंट, या सी कर लेते हैं, जिसको लिख देते हैं 1। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एक दफा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अच्छा, मैं यहां पर दोबारा वही करता हूं, r प्लस इक्वल टू r, c प्लस इक्वल टू c। हम लिखेंगे r कितना हो जाएगा? 22। c कितना हो जाएगा? r हो जाएगा कितना? 44। c हो जाएगा 4 जी, r हो जाएगा 88, c हो जाएगा 8। ठीक है, मसला यह है कि अब अगर मैंने डबल किया तो मैं तो अपनी बाउंड से एक्सीड कर जाऊंगा। यदि r को अब मैं डबल करूं तो बेसिकली वो क्या हो जाता है? वो 105 से ऊपर चला जाता है। ये बात समझ आई? उसका मतलब है मजीद डबलिंग नहीं हो सकती। यार ये प्लीज लाउड स्पीकर बंद करें अपना। यार ये लाउड स्पीकर बंद करो यार, क्या कौन है ये? रशवाल प्लीज यार आप खुद ही देख लिया करें। कर दिया सर, वो तैयब का था। किसका था? तैयब का। कैसे बच्चे हैं यार, समझ नहीं आती, कुछ खुद समझ आनी चाहिए, अकल आनी चाहिए। ये खुद ही आप प्लीज देख लिया करें प्लीज। ठीक है, कहीं से भी आवाज आ रही हो, ये कशमाल नुमान कोई भी 3 लोग एक्टिव रहें और वो मेक श्योर करें कि इस तरह की कोई साउंड आ रही है किसी की, तो वो बंद कर दें प्लीज। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है इसकी वजह से। ओके जी, मसला ये है कि अब मैं मजीद एडिशन नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल नाउ गोइंग टू कॉल ये जो मेरा क्वेश्चन में आया ना, ये जो c इज इक्वल टू 8 आया है, ये बता रहा है कि ये बेसिकली क्या है। इतना तो क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अच्छा, अब बेसिकली कुछ और काम होना चाहिए, मुझे ये नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन अभी तक मजीद सब्ट्रैक्शन होनी है। लेकिन अब किस में से होनी है? 105 माइनस 88 कितना होता है? बता दो यार, कितनी सब्ट्रैक्शन होनी बाकी है? कितना क्वांटिटी जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर क्यूमुलेटिवली सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं? 88। कितनी बाकी रह गई है? 105 17 minus शाबाश, that is equal to 17. So what I should do is कि बेसिकली अगर आप फास्ट डिवीजन क्वोशंट निकालना चाह रहे हैं
तो मुझे फास्ट डिवीजन दोबारा से कॉल करना है। बट ऑन व्हाट? 17, और यहां पे जो डिवाइजर था वो मेरा वही का वही रहेगा। अब क्वेश्चन ये कैसे निकाला? और जो मेरा क्वोशंट पहले ऐड हो चुका हुआ है वो मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो 8 पहले, और ये जो 17 डिवाइडेड बाय 11 है वो दोबारा से कैलकुलेट होने के लिए जाएगा। और ये कब तक काम करता रहेगा? जब तक 17 के लिए जब दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आर में कितना आ जाएगा 11, और सी कितना हो जाएगा 1, और अब मैं एडिशन कर नहीं सकता तो फिर ये दोबारा से कॉल करेगा सी, जिसका मतलब है 1 बनता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं कि इसने रिकर्सिवली इसे दोबारा कॉल किए, तो ये करेगा रिटर्न 1 प्लस फास्ट डिवीजन, और यहां पे भेज देगा क्या 6, और यहां भेज देगा y। और अब जब ये यहां आएगा तो क्या इसे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है या रिटर्न कर दे? क्या 6 जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है? फहद, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नो सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो इस केस में बेसिकली इट शुड रिटर्न 0। सो सी जो है अगर आप ऐड करते जाएं पीछे तो 8 जमा 1 9 आंसर आ गया। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, ये फास्ट था, ये फास्ट डिवीजन क्वोशंट था, और अगर मैं फास्ट डिवीजन रिमाइंडर कैलकुलेट करूं तो उस केस में ये सी तो मुझे चाहिए ही नहीं। बेसिकली जो मेरे इसका आंसर होगा वही मेरे इसका आंसर होगा, और वही मेरे इसका आंसर होगा। सो बेसिकली इन फास्ट क्वोशंट रिमाइंडर यू हैव टू राइट समथिंग एल्स। तो बेसिकली ये 4 फंक्शन है जो कि आपका क्विज है आज जो आपने लिखने। एक फास्ट डिवीजन क्वोशंट है और एक फास्ट डिवीजन रिमाइंडर है। ये बात सुनाई? सो प्लीज बी केयरफुल कि ये 4 फंक्शन है जो कि आपने लिखने क्विज में। ठीक है, सो दिस इज योर क्विज। और ये मैं बेसिक ये जो हिंट लिखी हुई है ये भी मैं इसी के अंदर लिख देता हूं। ये क्विज है जो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करने लगा हूं, सो प्लीज बी अटेंटिव। ठीक है, ठीक है। चलें जी, आई थिंक वी आर डन विद दिस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बेसिकली बेटा क्या कर लिया है? हमने बेसिकली कर क्या लिया है कि अगर मैं सरफराज अगली क्लास का हो रहा टाइम कैसे 3:20 तक है ना ये क्लास? 3:30 पे क्लास शुरू होती है, हाँ वही कह रहा हूँ। तो जब अगली क्लास शुरू लगेगी मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, हमने क्या क्या कर लिया है? हमने बेसिकली ये फिबोनाची का कर लिया काम, मेमोराइज्ड वर्जन भी कर लिया। ठीक है, आई थिंक ट्राई सम आप खुद कर सकते हैं। ट्राई सम में उसमें फर्क सिर्फ ये है कि वो पिछली 3 वैल्यू को सम करता है। रमेश क्या हुआ? सर बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? अच्छा वो मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ वो चीज बाकी रह गई है, बाकी सारा कुछ हमने कर लिया। अच्छा, इसमें अगर बाकी सारे देखें तो हमने सारे के सारे ये कोड कर लिए हुए हैं। फास्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर ली हुई है, फास्ट डिवीजन भी कर ली हुई है, और ये बेसिकली बबल अप का यहाँ पर मैंने कोड लिखा भी हुआ है। प्लीज ये जाके रिकर्सिव कोड देख लीजिएगा, ये मैंने कोड पैड पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो प्लीज रिकर्सिव कोड इसका देख लीजिएगा कैसे इसने मैंने रिकर्सिव कोड लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये डिस्कशन भी कर लेता हूँ। बबल अप याद है क्या था? बबल अप क्या करता है? बबल अप बेसिकली क्या करता है कि बेसिकली यहाँ पे मैंने वेक्टर लिखा है, यहाँ पर हमने n लिखा है, n का मतलब है साइज है इसका। अगर साइज की वैल्यू 1 रह गई है तो वो फिर तो कुछ स्वैपिंग होगी नहीं। ठीक है, अदरवाइज वो n-1 को n-2 से कंपेयर करता है, यानी वो रिकर्जन लेके आता है कहां से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अगर ये, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू आखिर में होनी चाहिए और
सो बेसिकली और जो सेकंड लास्ट पे वैल्यू पड़ी है वो छोटी होनी चाहिए। तो वो कहता है अगर मेरी सेकंड लास्ट पे पड़ी हुई वैल्यू है वो लास्ट वाली से बड़ी है तो बेसिकली स्वैप कर दो, स्वैप हैपन को ट्रू कर दो, और बबल आप दोबारा कॉल कर दो किसके लिए, अरे यानी इसी अरे के ऊपर, और अब अरे का साइज तुम एक छोटा कर दो। ये बात सुनाई? कैन यू टेल मी कि ये जो बबल अप है ये क्या करेगा? ये किसको, ये बबल अप जो है ये क्या कर रहा है? अगर मैं एक अरे के ऊपर बबल अप कॉल करता हूं तो ये बबल अप मुझे क्या करेगा? प्लीज बी केयरफुल। मैं इस बबल अप को एक दफा जब मैं कॉल करता हूं तो ये बबल अप से जब कॉल रिटर्न होती है तो क्या होता है? सबसे पहले वो n की वैल्यू मैंने यहां पे क्या पास की हुई है, वेक्टर डॉट साइज पास की हुई है, तो ये n-1 एलिमेंट को कंपेयर करता है n-2 एलिमेंट से, और अगर n-1 पे पहली वैल्यू छोटी है n-2 से तो वो उन दोनों को स्वैप कर देता है। तो बबल अप क्या करेगा? हमने पहले जो बबल अप लिखा था वो क्या करता था? वो लूप शुरू करता था 0 से, 0 को 1 से कंपेयर करता था, और अगर 0 वैल्यू 1 से बड़ी होती थी तो स्वैप कर देता था। ऐसे ही करता था ना? ये काम नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है? ये लास्ट वाली को कंपेयर कर रहा है सेकंड लास्ट से, और अगर ऐसा है तो वो स्वैप करता है, स्वैप हैपन को ट्रू कर देता है, और बबल अप दोबारा कॉल करता है विद क्या, n-1 साइज। बेसिकली इस बबल अप को अगर आप देखें तो बेसिकली जो हमने बबल अप पहले इटरेटिव लिखा था वो बड़े वाले एलिमेंट को राइट एंड पे लेके जाता है। ये वाला क्या कर रहा है? कशमाल बताएं आप। सर ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। एक्सीलेंट। तो सबसे छोटा वाला एलिमेंट जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ले जाएगा। डज इट मेक सेंस? n equals to 0 नहीं होना चाहिए था, n is equal to 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये साइज है ना, और यहां पे कंपैरिजन n-1 और n-2 का हो रहा है। तो बेसिकली अगर n की वैल्यू 1 है तो वो 1-1 यानी 0th एलिमेंट को फिर वो -1 से कंपेयर करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा सही। ठीक है। और ये मैंने और स्वैप हैपन पता क्यों लगाया? क्योंकि हमने कहा था कि अगर एक दफा भी स्वैप होता है तो वो दोबारा चलाए। तो बेसिकली ये जो बूल है ये इसने इसलिए यहां पे सेव किया है, और लगाया है बाद में इसलिए लगाया है ताकि शॉर्ट सर्किटिंग अगर होनी है तो वो, अगर मैं शुरू में लगा दूंगा तो फिर वो हो गया कि एक ही स्वैप होने पे बबल अप की कॉल रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने और ये बाद में इसलिए लगाया ताकि पहले पूरा एक दफा बबल अप चल जाए, फिर ये और की कैलकुलेशन हो कि बबलिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। सो प्लीज रीड दिस कोड वेरी वेरी केयरफुली। बड़ा ही मैंने स्मार्टली लिखा है कोड, और फिर मैंने बेसिकली यहां पे क्या, अगर बबल अप एक दफा भी हुआ है तो बबल सॉर्ट रिकर्सिव दोबारा कॉल कर दो। ओके। सो इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता रहता है, तब तक कॉल करता रहता है जब तक कि बबल अप की अगली कॉल जो है वो कोई भी स्वैप जनरेट ना करे। सो दैट्स हाउ बबल सॉर्ट रिकर्सिवली रन्स। ठीक है। सो बेसिकली बेटा हमने ये तकरीबन तमाम असाइनमेंट कर ली हुई है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहती है, वो है बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच क्या है? अच्छा, बॉटम अप अप्रोच मैं आपको बताता हूं बॉटम अप्रोच क्या चीज है। बॉटम अप अप्रोच ये कहती है बेसिकली, ये देखिए जी, मैंने ये जो मेमोइज कोड भी लिखा है, ये वाला, ये जो फिबोनाची का मेमोइज कोड है, ये भी अगर मैं कहूं कि 1000वीं फिबोनाची नंबर कंप्यूट करो तो ये 1000 की कॉल तो नीचे करेगा ही करेगा। डू यू ऑल एग्री? जी सर। ये फिबोनाची की 1000 की कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है। जो बॉटम अप है ना वो कहता है कि भाईजान मैं रिकर्जन करूंगा ही नहीं। वो क्या करता है, यहां पे लिखता है लॉन्ग फिबोनाची बॉटम अप, और उसका आइडिया क्या है? व्हाट अ सुपर्ब आइडिया। वो क्या करता है, यहां पर एक वेक्टर बनाता है, और इस वेक्टर की बेस कंडीशन के ऊपर जाके वैल्यू खुद इनिशियलाइज कर देता है।
वेक्टर 1 के ऊपर जाके रख देता है 1 एंड नाउ लुक एट दिस, वो लगाता है यहां पे फॉर लूप जी। फिबोनाची इंडेक्स इज इक्वल टू 2 से शुरू करता है, फिबोनाची इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू n, फिबोनाची इंडेक्स प्लस प्लस। और यहां देखे करता क्या है, यहां ये करता है कि मैं वीज का फिबोनाची ith इंडेक्स कंप्यूट करूंगा जो बराबर होगा फिबोनाची i-1 प्लस वेक्टर के फिबोनाची इंडेक्स -2 पर, और आखिर में मैं रिटर्न कर दूंगा वेक्टर फिबोनाची इंडेक्स सॉरी n। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है? राज इसको बॉटम अप क्यों कहते हैं? बताने लगा इस कॉल में और इस कॉल में क्या कोई फर्क है? द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर जो आपने कोड लिखा है वो ये अज्यूम करता है कि जब मैं कोई एफआई कंप्यूट करने को जाऊंगा तो इससे पीछे वाली जितने भी फिबोनाची हैं वो मैं कंप्यूट कर चुका हूं। तो ये देखें, जब मैं फिबोनाची 2 कंप्यूट करने के लिए जाता हूं तो फिबोनाची 0 और 1 मैंने पहले ही कंप्यूट किए हुए रखे हुए हैं, और जब मैं फिबोनाची 2 कंप्यूट करने जाऊंगा तो वो डिपेंडेंट है फिबोनाची 0 और फिबोनाची 1 के ऊपर, या 1 और 0 के ऊपर। और जब मैं फिबोनाची 3 कंप्यूट करने जाऊंगा तो वो डिपेंडेंट होगा फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1 के ऊपर, जो मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूं। और जब मैं फिबोनाची 30th कंप्यूट करने जाऊंगा तो वो 29 और 28 पे डिपेंडेंट होगा, जो कि मेरा पूरा जो लूप चल रहा है वो 29 पर पहुंचा ही तब है जब 28 तक का लूप चल चुका होगा, जिसका मतलब है पिछले तमाम फिबोनाचीज मैंने कंप्यूट कर लिए होंगे, जिसका मतलब है मुझे अब रिकर्सिव फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आई? So actually what I have done is कि मैंने पहले ही आंसर सेव करके रखे हुए और मैं नीचे से ऊपर कंप्यूट करना शुरू करता हूं आंसर। नीचे से ऊपर कंप्यूट करने का मतलब बेसिकली ये है कि जो ऊपर से नीचे कॉल आनी थी वो कॉल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने पहले ही कंप्यूट करके रखे हुए। इस अप्रोच को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, और इस चीज का नाम होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ रिकर्जन, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का जो इफेक्ट आ रहा था वो बेसिकली इसने रिमूव कर दिया। और एक और मजेदार बात यह कि दिस इज ए मच फास्टर वे। क्यों मच फास्टर वे? क्योंकि जो टॉप डाउन है वो एक दफा नीचे आता है फिर नीचे से ऊपर जाता है। इसकी मजेदार बात यह कि ये नीचे से शुरू करता है और ऊपर जब पहुंचता है तो आंसर आ चुका होता है। तो एक्चुअली एटलीस्ट ट्वाइस फास्टर होता है ये। तो फिबोनाची बॉटम अप इज बेसिकली दिस आइडिया। ये बात समझ आई? अब आप ट्राई सम वाला जो है वो कोड आराम से खुद कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो मैंने अभी आपको काम दिए हैं उसमें डिवीजन का स्लो और फास्ट ये आपका क्विज है, और बाकी जो आपकी असाइनमेंट है वो अब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास बेसिकली बाय द वे हम ये जो बार बार कर रहे थे ये इस आइडिया को कहते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। इसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्यों कहते हैं? बिकॉज बेसिकली जो आप रिकर्जन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो आपकी जब रिकर्सिव कॉल होती है तो वो थोड़ी छोटे प्रॉब्लम पे हो चुकी होती है। ठीक है, व्हाट हैव यू डन इज कि आपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम पे रिड्यूस कर दिया। ये देखिए ये छोटी कॉल जा रही है। ये बात सुनाई? इस तरह सर्च करनी थी तो सर्च आपने एक वैल्यू सर्च कर दी, बाकी आपने कहा कि ये मेरी रिकर्जन सॉल्व करके लाएगी। ये बात सुनाई?
कंकर अप्रोच ये है कि जो इसका आंसर और इस पिछली ये जिसका आंसर आएगा उनको मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा. ओके, we will going to talk about further in much more detail about this divide and conquer approach in the next class. ठीक है, thank you so much. I hope you liked the lecture. सर ये रिकर्जन वाले पार्ट की वो कब तक डेडलाइन है? रिकर्जन वाले पार्ट की आज डेडलाइन है. ज्यादा से ज्यादा मैं कल तक कर सकता हूं, लेकिन क्विज जो डिवीजन वाला है वो आपका आज जरूर हो जाना चाहिए. ओके, सो रिकर्जन वाला जो पार्ट है उसकी मैं जो है ना एक्सटेंड करके कल तक कर देता हूं. ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो अगली असाइनमेंट है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा. सर क्विज किधर सबमिट करवाना है? क्विज ऑनलाइन जमा करवाना, मैं सबमिशन बना दूंगा पोर्टल के ऊपर. बल्कि पोर्टल पे नहीं, यहीं पे ये मैं टीम्स पे बना रहा हूँ. ठीक है, सर क्विज की डेडलाइन कब तक है? आज रात तक की. क्विज की डेडलाइन आज रात तक की है और जो असाइनमेंट की डेडलाइन है वो मैं कल रात तक कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू सर. ओके बेटा, गुड लक जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Please leave the class.